Hello, dear bankers. I hope you all are doing fine. Welcome to Jab on the Go series. So, in today's session, lecture 43, हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट। तो देखिए, ऑन द गो सीरीज हम क्यों लेके आए थे कि आप 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के अपने जेआईबी में 2026 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि फ्री ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस ई बुक में आपको क्या क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनकी लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से छोड़ने हैं, ये आपको पता चल जाएगा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ही कवर किए गए हैं, कुछ भी अननेसेसरली नहीं रखा गया। PYQ सिंस 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आपको रियल ट्रेंड और पैटर्न बताते हैं। ठीक है, आपको कहाँ से पता चलेगा कि स्टडी बेस ज्यादा आ रहे हैं? इसी डॉक्यूमेंट से। 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए कितने सफिशिएंट नंबर में एमसीक्यूज है? तो ये डॉक्यूमेंट काफी गेम चेंजर हो सकता है आपकी जीआईबी में 2026 की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, बेसिक डिटेल्स अपनी एंटर करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन। देखो, जो इंटरेस्ट रेट लोन पे दिए जाते हैं उसको अब डीरेगुलेट कर दिया गया है। नॉर्मेटिव रेगुलेशंस आरबीआई के द्वारा रखी गई है। बेसिक फ्रेमवर्क तो है कि जो आरबीआई के द्वारा लाया गया है कि उससे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया जाएगा वेरियस लोन प्रोडक्ट का। अब आरबीआई ने बोला कि बैंक अपने अकॉर्डिंग जो डिसाइड करेंगे। ठीक है। पहले क्या फॉलो होता था? प्राइम लेंडिंग रेट इनिशियल बेंच इंटरनल बेंचमार्क होता था बैंक का, बट इसमें कुछ कमियां थी। बैंक अपने फेवरेट कस्टमर को जो है अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे थे, दूसरों को अलग पे। तो इसी कमी को दूर करते हुए बेस रेट सिस्टम आया कि एक रेट जिसके बियॉन्ड तो बैंक लोन दे ही नहीं सकते। 7% है बेस रेट, तो इसके बियॉन्ड नहीं दिया जा सकता। फिर इसमें भी कुछ कमियां थी। फिर लाया गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। कमी क्या थी कि आरबीआई के जब रेपो रेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, तो जल्दी से वो बेस रेट में इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। तो इसलिए एमसीएलआर लाया गया। ये भी इंटरनल बेंचमार्क, ये दोनों इंटरनल बेंचमार्क है। अब बोला जा रहा है कि एनकरेज किया जा रहा है स्विच करो एक्सटर्नल बेंचमार्क पे। यानी जब आरबीआई रेपो रेट में जो भी चेंजेस करते हैं तो डायरेक्ट असर कस्टमर या बोरोवर की ईएमआई पे देखने को मिलेगा, वो कम या ज्यादा होगी। राइट। तो बेस रेट क्या? रिजर्व बैंक वर्किंग ग्रुप बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, चेयरमैन जिसके दीपक मोहंती थे, उन्होंने रिव्यू किया बीपीएलआर सिस्टम। फिर उन्होंने बोला कि बेस रेट लेके आओ। ठीक है, जुलाई 1 2010 से। अब इसमें बेस रेट के लिए बेसिक नॉर्म्स क्या रखे गए? जो भी आपके फ्लोटिंग रेट रुपी लोन है ना, जो सैंक्शन और रिन्यू किए गए हैं बिटवीन जुलाई 1 2010 एंड मार्च 31 2016, उनका प्राइस किया जाएगा विद रेफरेंस टू बेस रेट, जो कि इंटरनल बेंचमार्क है इस पर्पस के लिए। तो सिर्फ एक बेस रेट होगा हर एक बैंक का। तो बैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बेस रेट? देखो, वो बेस होता है आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। कितनी कॉस्ट लग रही है आपको फंड रेज करने में? एडिशनली आप न्यू एफडी पे 7% इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसको ऐड करके। ठीक है। तो रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा गया और उस पर टाइम टू टाइम ना चेकिंग भी होती रहेगी जब भी रिक्वायर्ड होगा। अब एज ऑफ जुलाई 2012 कुछ कैटेगरी ऑफ लोन है जिनको प्राइस किया जाएगा विदाउट रेफरेंस टू बेस रेट। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। डिफरेंशिएटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एडवांसेस, कुछ लोन्स होते हैं, एडवांसेस होते हैं जिन पे अलग इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, वहां पे बेस रेट फॉलो नहीं होगा। लोन दे रहा है बैंक अपने एम्प्लॉयज को जिसमें रिटायर्ड एम्प्लॉय भी शामिल है, बेस रेट फॉलो नहीं होगा। आप लोन दे रहे हो बैंक डिपॉजिटर्स को अगेंस्ट देयर ओन डिपॉजिट्स, तो बेस रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां पे इंटरेस्ट सबवेंशन है, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया आपका, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन की जाती है, वहां पे भी बेस रेट के ऊपर लोन नहीं दिया जाएगा। और जहाँ पे रीफाइनेंस अवेल किया गया, ठीक है, तो वहां पे भी बेस रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये 5 कैटेगरी है, बाकी सभी लोन्स पे आप बेस रेट के अकॉर्डिंग ही लोन दोगे। तो बेस रेट को रिव्यू किया जाएगा एटलीस्ट एट क्वार्टरली इंटरवल्स एंड इट इज रिक्वायर्ड टू मेड पब्लिक। जैसे मान लीजिए बैंक ने कॉस्ट डिसाइड की सारी चीजें ऐड करके, तो बेस रेट बना 7%। तो इसमें स्प्रेड भी तो रखा जाता है। बैंक मान लीजिए 1% रखा, तो कितना बन गया? 8% टोटल। स्प्रेड क्या होता है? एक तरीके से एडिशनल रेफरेंस रेट जो बैंक रखता है, बोरोवर्स की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए किसी का सिबिल स्कोर सही है, 800 है, तो उस पे स्प्रेड कम रखा जाएगा, बैंक के लिए रिस्क कम है। 7% बेस रेट है तो हो सकता है 0.4 0% रख लिया, तो उनको इस इंटरेस्ट पे लोन दे दिया। अब किसी का सिबिल इतना ज्यादा सही नहीं है, ठीक है, कम है थोड़ा, मान लीजिए 700 या 680 के बीच में, तो हो सकता है कि बेस रेट के साथ स्प्रेड भी 2% रखा जाए। रिस्की बोरोवर है ना, तो इस तरीके से बैंक स्प्रेड डिसाइड करते हैं कि एडिशनल जो रखा जाएगा कि बैंक रिकवर कर सके।
Sorry. So I'm little down with the this cold, so excuse me for the, अगर आपको थोड़ी वॉइस में दिक्कत आएगी, I'll try to speak as louder I can, ठीक है? तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट डिस्कस करते हैं, एमसीएलआर। एमसीएलआर ने रिप्लेस कर दिया अर्लियर बेस रेट सिस्टम कि लेंडिंग रेट डिटरमाइन करो। आरबीआई ने कब इंप्लीमेंट किया? 1 अप्रैल 2016 में, क्योंकि उसमें कमियां पाई गई। ठीक है, ये भी इंटरनल रेफरेंस रेट ही है बैंक के द्वारा जो डिटरमाइन करते हैं इंटरेस्ट जो लोन पे वो चार्ज करेंगे। किसके लिए एप्लीकेबल था? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आरआरबी को एक्सक्लूड किया गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक। एमसीएलआर किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? लोन टेनियर के ऊपर। कितना अमाउंट लेगा बोरोवर लोन रीपे करने के लिए, इंटरनली होता है ये। ठीक है, बैंक को पब्लिश करना होता है मिनिमम लोन रेट एमसीएलआर फॉर वेरियस टेनियर मंथली। अब कैसे कैलकुलेट होता है ये देखो, ये भी आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है। जिन बोरोवर को इशू किए गए थे लोन बिफोर अप्रैल 1 2016, जो ओल्ड बेस रेट पे चल रहे हैं, उनको फ्रीडम दे दी गई कि अगर उनको लगता है कि एमसीएलआर पे लाना आना उनके लिए बेनिफिशियल है तो उस पे आ जाओ। नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे रुपये अगेंस्ट जो ग्रांट किए गए एफसीएनआर डिपॉजिट्स पे थर्ड पार्टी पे, उसके अकॉर्डिंग ही एमसीएलआर में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है सभी एडवांसेस पे मंथली रेस्ट। ठीक है, और एग्रीकल्चर एडवांसेस और एडवांस टू फार्मर्स की बात करें, वो जो भी उनके रिस्पेक्टिव नॉर्म्स है, मैं क्योंकि एग्रीकल्चर पे जो होती है ईएमआई किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसान की फसल के ऊपर। ठीक है, तो उस पे अलग जो रिस्पेक्टिव नॉर्म्स है वो फॉलो होंगे। अब ये आपको पूछ लिया जाता है एमसीएलआर कैसे कैलकुलेट होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, जैसे मैंने कहा, एडिशनल कॉस्ट जो आपकी लगी न्यू फंड्स रेज करने के लिए, एफडी नहीं, एफडी पे आपने 7% दिया इंटरेस्ट, तो ये काउंट हो गया। ठीक है, फिर आपका नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेनर प्रीमियम। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, अब क्या होता है ना, जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है वो वेरी करती है पीरियड ऑफ लोन के लिए। जैसे आप ज्यादा लोन की ड्यूरेशन होगी, रिस्क भी ज्यादा है। उस रिस्क को कवर करने के लिए बैंक ने शिफ्ट कर दिया लोड बोरोवर पे। क्या कर रहे हैं? ज्यादा अमाउंट चार्ज कर इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, इसको बोल गया टेनर प्रीमियम। तो उसमें क्या होगा? ऐड होगा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, बिजली का खर्चा, एम्प्लॉयज की सैलरी है ना, कॉस्ट करना, रेस फंड करने की, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर क्या होता है? देखो, सीआरआर में आप पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराते हो ना कैश की फॉर्म में, तो इस पे आपको कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसको नेगेटिव बोला गया है। अदरवाइज ये पैसा आपने कहीं और दिया होता, कहीं पे इन्वेस्ट किया जाता, तो बैंक को रिटर्न मिलता। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। बैंक को बोला गया पब्लिश करो एटलीस्ट 5 एमसीएलआर ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर की। ठीक है, फिर एक्सेप्शन एग्जाम्पशंस किसको की दी गई है? जैसे पहले डिस्कस किया ना, वैसे ही यहाँ पे है। जो किसी स्कीम में कवर किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना, रीफाइनेंस के अंडर है, कुछ वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है, ग्रांट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन या रीस्ट्रक्चरिंग पैकेजिंग। जब रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, वो वाला जो लोन दिया गया वो इसमें कवर नहीं होगा, उस पर अप्लाई नहीं होगा एमसीएलआर। बैंक अपने एम्प्लॉयज को, रिटायर्ड एम्प्लॉयज को, सेम चीज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लोन दे रहे हैं। मार्केट डिटरमाइंड एक्सटर्नल बेंचमार्क पे जो लोन है कि आरबीआई के रेपो रेट पे जो चलते हैं लोन। ठीक है, फिक्स्ड रेट लोन ऑफ टेन्योर अबव 3 इयर्स, तो उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बोला गया कि अब तुम लैंडिंग रेट को एक्सटर्नल बेंचमार्क पे लेके आओ। सितंबर 2019 में आरबीआई ने इशू की इंस्ट्रक्शन कुछ कैटेगरी ऑफ लोन को जो एक्सटर्नल बेंचमार्क पे ले आओ अप्रैल अक्टूबर 2019 से। जो भी आपके न्यू फ्लोटिंग रेट पर्सनल रिटेल लोन हो गए, हाउसिंग, ऑटो, है ना, कार, तो फ्लोटिंग रेट लोन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी, उनको इन पे बेंचमार्क कर दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलिसी रेपो रेट जो है आरबीआई घटाएगा बढ़ाएगा, डायरेक्ट ईएमआई पे असर पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 मंथ के ट्रेजरी बिल जो पब्लिश किए जाते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जीओआई के 6 मंथ के ट्रेजरी बिल जो पब्लिश किए जाते हैं एफबीआईएल के द्वारा, और कोई बेंचमार्क मार्केट इंटरेस्ट रेट जो पब्लिश किया जाता है एफबीआईएल के द्वारा। ठीक है, कि इनमें जो भी चेंजेस देखने को मिलेगा वैसे आपकी ईएमआई चेंज होगी। बैंक को बोला गया है कि आप फ्री हो, कि आप एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन दूसरे टाइप ऑफ कैटेगरी पे बोरोवर्स को भी दे सकते हो, बट मल्टीपल बेंचमार्क सेम बैंक जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता विद इन द लोन कैटेगरी। एक टाइम पे एक ही रखोगे आप। ठीक है, अब क्रेडिट एक्सपोजर क्या होता है? कितना रिस्क है बैंक का? क्या मतलब होता है इसमें? फंड, फंडेड, नॉन फंडेड, क्रेडिट लिमिटेड हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अपने फंड्स का कितना रिस्क बैंक जो है डिफरेंट पार्ट्स में दे सकता है लोन की फॉर्म में। इक्विपमेंट लीजिंग के लिए आपने दिया, हायर परचेज फाइनेंसिंग के लिए दिया, एडॉक लिमिट सैंक्शन की गई बोरोवर को, कोई इमरजेंसी आ गई और थोड़ा लोन पास कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें कौन से लोन इंक्लूड नहीं होते? जो आपने बैंक के ओन टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन दिए हैं,
सैंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग लिमिट में से जो भी हायर होगी उसको माना जाता है एक्सपोजर लिमिट पे। ठीक है, सैंक्शन लिमिट है 100 करोड़, आउटस्टैंडिंग है आपकी मान लीजिए 50 करोड़। ज्यादा कौन सी है? 100 करोड़ वाली, जो आपके फुली ड्रॉन टर्म लोन है, जहां पे कोई स्कोप ही नहीं रीड्रॉल का, है ना, किसी भी पोर्शन का सेक्शन लिमिट का, तो फिर आउटस्टैंडिंग को ही एक्सपोजर मान लिया जाता है। और क्रेडिट एक्सपोजर सिंगल या ग्रुप बोरोवर की बात करें, सिंगल काउंटर पार्टी की बात करें, तो आपका क्या नहीं होना चाहिए? नॉट टू बी हायर देन द 20% ऑफ बैंक अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल बेस ऑफ ऑल टाइम। बैंक का कैपिटल बेस है 100,000 करोड़, इसका 20% 200 करोड़ से ज्यादा ना हो। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज है तो इट शुड नॉट बी एक्सक्यूज मी हायर देन 25% ऑफ बैंक्स अवेलेबल एलिजिबल कैपिटल बेस एट ऑल टाइम। ओके। एक्सपोजर टू एनबीएफसी, बैंक का जो एक्सपोजर लिमिट है सिंगल एनबीएफसी को, जिसमें आपने एक्सक्लूड कर लिया गोल्ड लोन कंपनी को, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ बैंक एलिजिबल कैपिटल बेस। ठीक है। बैंक फाइनेंस कर रहा है सिंगल एनबीएफसी को, जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती है, उन पे कुछ रेगुलेटरी एक्सपोजर्स फॉलो होते हैं। 50% और मोर ऑफ इट्स टोटल फाइनेंशियल एसेट्स पे सीलिंग्स लगाई जाती है। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसी को दे रहे हो काउंटर पार्टी को, तो वो भी 25% है। बस आपने 20% और 25% ध्यान रखना है। सिंगल काउंटर पार्टी रिलायंस है, आगे रिलायंस के क्या है, सब्सिडरीज है, तो उनको 25% से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, सेम विद एनबीएफसी, तो परसेंटेज कई बार पूछ ली जाती है। बाकी इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर आप लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करो तो 10% ही टोटल एडवांसेस का। अब कुछ इंडिया की कंपनीज की सब्सिडीज बाहर भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे 20% रखा हुआ है बैंक का कैपिटल फंड्स। अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है कॉर्पोरेट का, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉलो होगी। फॉरेन करेंसी में लोन लिया, हेजिंग नहीं करवाई, अनहेज्ड है, तो बैंक बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। रियल एस्टेट की बात करें तो बैंक बोर्ड डिसाइड करता है, क्योंकि रिस्की होता है आपका रियल एस्टेट, डिपेंड करता है कि बोर्ड क्या अप्रूव कर रहा है। ऑडिट का मतलब जैसे क्या करना है, एग्जामिन करना, पोस्ट सैंक्शन प्री सैंक्शन प्रोसेस पूरा टाइम टू टाइम, कि जो लोन लिया है कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है। फीडबैक लेना रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस पे, इंडिपेंडेंट रिव्यू करना क्रेडिट रिस्क असेसमेंट को, अर्ली वार्निंग सिग्नल देखना और उन पे एक्शन लेना। स्टाफ को इतना जो है पता हो कि उन्होंने किस तरीके से चेक करना है, कि अगर कोई लोन एसएमए बन रहा है तो वो स्किल्ड हो स्टाफ, उनको पता हो कि किस तरीके से हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीजें ऑडिट में की जाती है। मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यू सुपरविजन प्रोसेस, बैंक को इंश्योर किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ लोन एसेट जो है हमारे सही हो, कॉन्टिन्यू सुपरविजन होता रहे। सुपरविजन ऑफ लोन अकाउंट, कॉन्टिन्यू सुपरविजन क्वालिटी ऑफ एसेट इंश्योर करना, वेरीफाई करना कि बोरोवर कंफर्म कर रहा है तो टर्म्स ऑफ सैंक्शन, उसने बोला था होम लोन लिया 20 लाख का, तो घर बनाने के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए तो बैंक एक साथ होम लोन नहीं देते हैं, ट्रांचेस में प्रोवाइड किया जाता है। अब सर से ही क्या आपकी सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जिसको लाइसेंस मिला अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें शेयर होल्डिंग है 51%। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक की भी है, जिसमें नेशनल हाउसिंग बैंक भी कवर होता है। शेयर होल्डर है ये इस कंपनी के। क्या ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी का? मेंटेन एंड ऑपरेट अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम। किस पर्पस के लिए? कि रजिस्ट्रेशन करानी, ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिंपल सी बात है, एसबीआई से लोन लिया किसी ने, कितना? 30 लाख का, अपना घर गिरवी रखवा के। ठीक है। अब ये सरसई में रिकॉर्ड हो जाएगा, ये मॉर्टगेज ये कोलैटरल। अब वो पर्सन सेम घर दूसरे बैंक में गिरवी रख के लोन नहीं ले सकता, बैंक को पता चल जाएगा। तो एक तरीके से ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें पता चलता है कि किस पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, किस एसेट के ऊपर। राइट। रिलिक क्या है? सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज क्रेडिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश की गई। कलेक्ट करो, स्टोर और डिसमिनेट करो क्रेडिट डाटा टू लेंडर। बैंक को प्रोवाइड करनी है क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्रिलिक को अपने बोरोवर के लिए रिगार्डिंग एग्रीगेट फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है 5 करोड़ तक का, ओवर 5 करोड़। ठीक है। बैंक को ये भी रिपोर्ट करना है एसएमए स्टेटस अपने बोरोवर का सेंट्रल रिपोजिटरी को। देखो क्रिलिक जो मेन रिपोर्ट है वो तो सबमिट होती है आपकी मंथली बेसिस पे, वीकली रिपोर्ट भी डिपॉजिट कराई जाएंगी अगर किसी बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, हर फ्राइडे को। और अगर किसी को लग रहा है कि रेड फ्लैग अकाउंट है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही है, तो अर्ली वार्निंग सिग्नल, ठीक है, वो चेक बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े लोन लिए जाते हैं बेसिकली उनका डाटा यहाँ पे स्टोर होता है, और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी पकड़े जाते हैं कि कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड के तौर पे मेंटेन की जाती है।
अब इसके ऊपर आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है नवंबर 2025 में। वेयर हाउस रिसीट्स क्या होती है? देखो, आपका अनाज है, आपने गोडाउन में रखा है, चाहे सेंट्रल चाहे प्राइवेट वेयर हाउस में, तो वहां से आपको एक रिसीट मिलती है जिसको बोला जाता है वेयर हाउस रिसीट। तो बैंक लोन देते हैं अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट, बट कंडीशन क्या है? अप्रूव्ड सेंट्रल स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा आपको वेयर हाउस रिसीट मिली हो। तो वेयर हाउस रिसीट जो एक एविडेंस है ओनरशिप का, जिसके पास वो रिसीट है, टाइटल टू गुड्स हो गया, मतलब उसके पास क्या गुड्स का कंट्रोल है। तो वेयर हाउस रिसीट जो प्राइवेट वेयर हाउस के द्वारा इशू की जा रही है ना, वो तभी एक्सेप्ट होगी अगर वेयर हाउस जो है अप्रूव किए गए बैंक के द्वारा, अदरवाइज नहीं होगी। गुड स्टोर की जाती है, ग्रेड स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 4, बट बैंक किसके अगेंस्ट लोन देता है? ग्रेड 1 के अगेंस्ट ही सिर्फ। ग्रेड 1 को माना जाता है सुपीरियर क्वालिटी की, बाकी किसी और ग्रेड पे जो बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता। कंडीशंस क्या है? वेयर हाउस रिसीट आपकी बोरोवर के नाम पे होनी चाहिए, प्रॉपर्ली एंडोर्स हो बैंक को। नेगोशिएबल भी हो सकती है, नॉन नेगोशिएबल भी हो सकती है। तो वेयर हाउस रिसीट्स पे क्या है? सेपरेट ट्रांसफर लेटर चाहिए होता है, रिटर्न इंटीमेशन वेयर हाउस को जाएगी कि देखो अब ये बैंक के पास है, बैंक का राइट है इस फसल पे जो रखी है वेयर हाउस में। तो अगर ये पर्सन लोन नहीं चुकाता तो फिर बैंक वो सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर लेंगे। वैलिड एंडोर्समेंट को छोड़ के लोन नहीं दिया जाएगा अगर एंडोर्समेंट नहीं की गई है। स्टॉक वर्ड्स में बताना पड़ेगा, फिगर्स में। बोरोवर कंफर्म करेगा ऑथेंटिसिटी। बहुत पुरानी जो वेयर हाउस रिसीट है ना, उन पे लोन नहीं दिया जाता बैंक के द्वारा, नई वाली पे दिया जाता है, क्योंकि वो पुरानी फसल है, वो बिकेगी नहीं मार्केट में, प्राइस ही नहीं मिलेगा। तो बोरोवर को इन्फॉर्म करना है वेयर हाउस को अबाउट प्लेज एंड बैंक लियन ऑन स्टॉक। Bank also send a formal notice to warehouse about the pledge. Insurance of goods must cover market value और loan amount जो भी हायर होगा। मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो उस पे इंश्योरेंस होगी, लोन अमाउंट ज्यादा है तो उस पे होगी। लोन सैंक्शन करने से पहले बैंक क्या करते हैं? देखो, फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं स्टॉक, देख के आते हैं कि क्या क्वालिटी है। कुछ वेयर हाउस ना प्रोवाइड कर देते सील्ड प्लास्टिक सैंपल, तो बैंक इंसिस्ट कर सकते हैं उन पे। जब लोन डिस्पर्स हो गया, पीरियोडिक इंस्पेक्शंस भी होती रहेंगी। पहले भी एक फिजिकल इंस्पेक्शन की, बाद में टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस होती रहेंगी स्टॉक और वेयर हाउस रिकॉर्ड की। ठीक है। यहाँ पे देखा जाएगा कि गुड्स को ना किसी ने जो है वो सब्सिट्यूट ना कर दियो दूसरी गुड्स से, और खराब गुड्स ना हो। वेयर हाउस में इशू डिलीवरी ऑर्डर ओनली टू ऑथराइज पर्सन। बैंक प्रोवाइड करते हैं स्पेसिमेन सिग्नेचर फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए। प्रॉपर वेरिफिकेशन, इंश्योरेंस, एंडोर्समेंट, ये सब कुछ करके ही लोन दिया जाएगा, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स भी तो हो सकती है, पुरानी पे नहीं मिलेगा, ग्रेड 1 पे मिलेगा। फिजिकल इंस्पेक्शन होती है, फिर टाइम टू टाइम पीरियोडिक इंस्पेक्शन होती रहती है। बोरवेल डिफॉल्ट करेगा तो वेयर हाउस रिसीट ही एक पक्का डॉक्यूमेंट है, बैंक का राइट है, उस फसल पे बैंक सेल कर देगा, अपना अमाउंट रिकवर कर लेगा। फिर एजुकेशन लोन, इसके ऊपर भी आप हर बार क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, तो इस बार एडवांस अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट पे भी क्वेश्चन आया, इसके ऊपर भी आया था। तो सर्विस एरिया नॉर्म्स आर नॉट फॉलोड। अगर आप दिल्ली की हो, मुंबई में पढ़ने जा रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो मुंबई में जाके लोन ले सकते हो, ये नहीं है कि दिल्ली में रह के लोन लेना है। तो आईबीए का मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम फॉलो होती है। यहाँ पे रेजिडेंट इंडियन को लोन मिलता है, एनआरआई को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट जो बॉर्न होते हैं आपके अब्रॉड। ठीक है। एनआरआई के लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टूडेंट बोर्न अब्रॉड, लोन कैन बी कंसीडर्ड ओनली ऑफ स्टडीज इन इंडिया। राइट। अब स्टूडेंट बोरोवर के लिए क्या कंडीशन है? उन्होंने सिक्योर की हो एडमिशन टू हायर एजुकेशन कोर्सेज, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं ना क्लास 10th के बाद, आप मेरिट बेस पे आपको एडमिशन मिली हो। यहाँ पे वो बच्चे भी कंसीडर किए जा रहे हैं, पीएम केयर फॉर चाइल्ड स्कीम, कोविड टाइम में जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वो भी एलिजिबल है इस लोन के लिए। कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एज ऑफ स्टूडेंट इतनी होनी चाहिए। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, लॉजिंग, बोर्डिंग चार्जेस यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, पैसेज मनी, लिविंग एक्सपेंस, वो भी कवर है। कॉशन डिपॉजिट, जो आप पहले सिक्योरिटी के तौर पे यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट कराते हो ना पैसा, वो भी यहाँ पे है, ऐड होता है इसमें। आप अपनी बुक्स परचेज कर रहे हो, कंप्यूटर परचेज कर रहे हो, कोई और एक्सपेंस जैसे आप ट्रिप्स वगैरह लगाते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस के लिए। तो ये टेंटेटिव लिस्ट है, कैपिंग किसके ऊपर होती है? बैंक के डिस्क्रिप्शन पे होती है। ठीक है। मार्जिन कितना रखा गया इंडिया में स्टडी करते हो? लोन अबव 4 लाख एंड अप टू 7.5 लाख पे 5% का। लोन अबव 7.5 लाख ले रहे हो तो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है। अब्रॉड स्टडी कर रहे हो तो 15% का है। लोन अबव 7.5 लाख तो बैंक पे देखो, जो रेजिडेंट इंडियन है, इंडिया में रहने के लिए लोन ले सकता है, बाहर पढ़ने के लिए भी ले सकता है, बट जो एनआरआई है, पीआईओ है, उनको लोन कब मिलेगा? जो इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं, बाहर नहीं यूज कर सकते ये एनआरआई वो पैसा। ठीक है।
क्वांटम ऑफ फाइनेंस, स्टडी कर रहे हो इंडिया और अब्रॉड में नीड बेस्ड फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। देखो स्टूडेंट बॉर्रोवर की तो पहले से कोई क्रेडिट हिस्ट्री होती नहीं है, उनको क्रेडिट वर्थ ही माना जाता है। आपके लिए एनआरआई जो पीआईओ ओसीआई है ना, उनका को एप्लीकेंट परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में। कोई सिक्योरिटी इंसिस्ट नहीं की जाती अप टू लोन ऑफ अप टू 4 लाख। पेरेंट गार्डियन जॉइंट बॉरोवर हो सकते हैं। 4 से 7.5 लाख तक का लोन है, थर्ड पार्टी गारंटी रिक्वायर्ड होती है। कंप्यूटर लोन में हाइपोथिकेशन कर दो, कंप्यूटर को हाइपोथिकेट कर दिया, लोन ले लिया, कंप्यूटर आप चला रहे हो, आप लोन नहीं चुकाओगे तो बैंक आपके कंप्यूटर को सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर लेंगे, बट अभी गुड्स आपके पोजेशन में है। कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को पहले पूछोगे तब जाके रिजेक्ट करोगे, खुद से नहीं करोगे। डायरेक्ट डिस्बर्समेंट होती है इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज को फीस की। मोराटोरियम पीरियड रहता है इसमें, कोर्स पीरियड प्लस हॉलीडे पीरियड फॉर 1 ईयर ऑल केसेस में। अब आप स्टडी कर रहे हो, 4 साल के कोर्स के लिए गए हो, पढ़ रहे हो, उसके बाद 1 साल मिल गया आपको कि आपने जॉब देखनी है, अभी आप जॉब में गए हो, ठीक है, तो हॉलीडे पीरियड एक तरीके से मिल गया कि अभी आपकी ईएमआई स्टार्ट नहीं होगी, आप जॉब में सेटल हो गए, फिर आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी। तो रीपेमेंट ऑफ लोन जो होती है आपकी ईएमआई के तौर पे होती है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर फॉर ऑल कैटेगरी। यहाँ पे कोर्स और मोराटोरियम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया गया। सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा स्टडी पीरियड और मोराटोरियम पीरियड में, जब तक कि रीपेमेंट स्टार्ट नहीं होती। बैंक क्या बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लो, ठीक है, सो दैट कि कल को उनके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन आए, और कोई भी प्रोसेसिंग फीस आप चार्ज नहीं करोगे अप टू 7.5 लाख लोन पे। सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग एजुकेशन लोन डिस्पर्समेंट। तो बैंक डिस्पर्स करते हैं लोन डायरेक्टली टू स्टूडेंट इन कैश, या लोन डायरेक्टली डिस्पर्स किया जाता है इंस्टीट्यूशंस और वेंडर को, या इस प्रैक्टिस के थ्रू क्या हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लोन हो रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? देखो डायरेक्टली तो स्टूडेंट को नहीं मिलेगा ना, तो यूनिवर्सिटी और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ जो लोन इस तरीके से की जाते हैं जितना रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी को, तो सी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, अगर आप जेआईबी में 2026 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो देखिए अभी भी आपके पास टाइम है, कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। आपने edutap.in पे जाना है, कोर्सेज को एक्सेस करना है, वहां पे कोर्सेज में जाके आपने जैप कोर्सेज पे जाके स्क्रॉल डाउन करना है। एक कंप्लीट मास्टर कोर्स है, एक लाइव क्रैश कोर्स है, एक टेस्ट सीरीज है। मास्टर कोर्स में आपको क्या मिलता है? रिकॉर्डेड क्लासेस 15 से 20 मिनट की अलॉन्ग विद द लाइव क्लासेस यू आर गेटिंग। नोट्स मिलते हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कोड यूज करना है MAR80 टू गेट दिस डिस्काउंट। और इसी के साथ अगर आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो एज पर योर नीड। आपको लगता है कि आपको सिर्फ IFS का ही पेपर रहता है, AFM का रहता है, वो कर सकते हो। कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको टोटल 60 क्लासेस मिलती है, मॉर्निंग इवनिंग आपकी क्लासेस रहती हैं, ठीक है। 15 क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की आपको मिल रही है। अगर लाइव क्लास मिस हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। नोट्स मिलते हैं आपको, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कोड यूज करना है MAR80 टू गेट दिस डिस्काउंट ऑफ फ्लैट 80% ऑफ। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आप देख रहे हो कि कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा है 80% ऑफ के साथ, तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और हमारी एक मेंटर टॉक रहती है, जिसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है। यहाँ पे ना आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो रिगार्डिंग एनीथिंग। एक सब्जेक्ट से आपको डर लग रहा है, ठीक है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, और कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।